एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। तो ये हमारी 2500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 वाले साइकिल के लिए, उसका सेकंड पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के पास्ट ईयर्स में आए हैं एंड या जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो अब आगे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 26, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में हम कर चुके हैं, तो हम 26 से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन हमारा मैकियावेली से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रिंस में मैकियावेली ने हाईलाइट किया है किस चीज़ की इम्पोर्टेंस को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं: सिक्योरिटी, यूनिटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है द प्रिंस, जो उनकी किताब है उसमें बताना है हमें, इन जनरल नहीं बताना है। तो अगर हम प्रिंस किताब की जो बात करें, उसमें मैकियावेली ने हाईलाइट किया है हमारा सिक्योरिटी को एंड यूनिटी को, यूनिटी ऑफ स्टेट। एंड हमारी इसके अलावा जो मैकियावेली का दूसरी किताब है द डिस्कोर्सेस, उसका थीम जो है वो लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म था। तो अब हम मेरे यहाँ पे पूछा है प्रिंस का, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 एंड 2। अगर हम आप सेकंड क्वेश्चन को देखें तो इसमें बोल रहे हैं कि मैकियावेली को क्यों पहला मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कंसीडर किया जाता है। तो अब हमें ये पता होगा कि मैकियावेली के जो थॉट थे वो अपने समय के हिसाब से काफ़ी अलग थे। एंड उन्होंने सबसे बड़ी जो एक चीज़ करी है वो उन्होंने सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, है ना। तो उन्होंने जो एथिक्स एंड रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से अलग किया था, उन्होंने मोरालिटी को पॉलिटिक्स से अलग किया था। तो ये जब भी हम मैकियावेली पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले ये चीज़ हम लोग उनके थॉट्स में देखते हैं कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे एंड वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो ये कहते थे कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक अलग अलग डिसिप्लिन है एंड इन्हें मर्ज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम फिर भी यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो देखो इसमें लिखा है कि वो नेशन स्टेट के फोर रनर थे, नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसका रीज़न बताना है, तो दिस कांट बी द रीज़न। एंड रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसां, सबऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि देखो उन्होंने सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उनके समय के हिसाब से जब जिस टाइम पे वो थे तो उस समय के लिए ये बात काफ़ी मॉडर्न थी कि आप ये कह रहे हैं कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इन्हें अलग अलग होना चाहिए, एथिक्स एंड रिलीजन का पॉलिटिक्स में जगह नहीं है। तो इसलिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम देखें तो ये हमारा एरिस्टोटल से हमारा ये क्वेश्चन आया है। तो अब इसमें ये लिखा है कि जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है कैटेगरीज ऑफ। तो जब हम एक बार अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूलर, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। नीचे देखते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर, एक्सेप्टिंग द बेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ प्लेटोज द रिपब्लिक, नहीं। टू इंश्योर रूल ऑफ द मेजॉरिटी, नहीं। तो जो हमारे एरिस्टोटल हैं वो जब भी हम उनके थॉट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूलर, क्योंकि वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकल थे राइटली कॉन्स्टिट्यूटेड लॉ के लिए। एंड वो उनका मानना हो था कि राइटली कॉन्स्टिट्यूटेड लॉ है जो वो फाइनल अथॉरिटी है। एंड इस कारण जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक सही कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर है वो ज़्यादा बेटर है किसी डिक्टेटर से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में ये पूछ रहे हैं कि एरिस्टोटल डिवाइडेड नॉलेज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो एरिस्टोटल ने नॉलेज को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो हमें ये बताना है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो जब भी हम एरिस्टोटल के इसकी नॉलेज की बात करें कि उन्होंने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हम ये देखेंगे कि एरिस्टोटल ने नॉलेज को तीनों तरीके से बांटा है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि प्रोडक्टिव नॉलेज भी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है। अब प्रोडक्टिव नॉलेज जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो प्रोडक्टिव नॉलेज जो है हमारी वो मेकिंग ऑफ थिंग्स से रिलेटेड होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमारी ये एक्शन से रिलेटेड होती है ना, कि कैसे कोई एक इंसान है जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में एक्ट करेगा, है ना, अपनी नॉलेज के बेसिस पे। एंड जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो हमारी एक्सप्लोरिंग द ट्रुथ के ऊपर बेस्ड होती है, एक्सप्लोरिंग ट्रुथ फॉर द अल्टीमेट रियलिटी, है ना। तो एरिस्टोटल ने तीनों ही नॉलेज की बात करी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एरिस्टोटल ने तीनों ही तरीके से नॉलेज को डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसने ये आइडिया प्रपोज किया था 4 पिलर स्टेट का। तो जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राम मनोहर लोहिया के बारे में हमने आईपीटी में पढ़ा है। उन्होंने क्या करा था, सोशलिज़म की बात करते थे वो, है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि सोशलिज़म आए जो हमारे इंडियन स्टेट है उस पर। तो बेसिकली उन्होंने 4 पिलर स्टेट की बात करी थी अपने इस सोशलिज़म के अंदर, 4 पिलर स्टेट। अब इसमें 4 पिलर स्टेट में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन करना है, एंड उसका तरीका क्या होगा कि विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड स्टेट। तो जो 4 पिलर्स की बात कर रहे हैं वो 4 पिलर ये हैं। तो 4 पिलर स्टेट की बात जब आएगी तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने सोशलिज़म की जब वो बात करते हैं तो वो चाह रहे थे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए वो इन 4 बेसिस पे किया जाए। तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स जस्टिस किस तरीके से हेल्प करता है राइट्स एंड ड्यूटी को असाइन करने में। तो अगर हम अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि इट इन्फोर्सेस द लॉ, ये लॉ को इन्फोर्स करता है, और ये बताता है कि किसके पास पावर है एंड किसके पास नहीं है। ये इंश्योर करता है कि इक्वल एलोकेशन हो इन चीज़ों का। एंड ऑप्शन नंबर डी है कि ये इंश्योर करता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा मिल जाएं और कुछ लोगों को कम, है ना। तो देखो, अब जब हम जस्टिस की बात मतलब रॉल्स की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पता है कि वो इगैलिटेरियन थे, है ना। वो इक्वलिटी की बात तो करते थे, और जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस वाला जो वो कॉन्सेप्ट देते हैं तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि हमें ये ट्राई करना चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चीज़ों का। इसी कारण वो पूरा वो कॉन्सेप्ट देते हैं ना। तो यहाँ पे देखो वो चीज़ कहाँ पे हमें इक्वलिटी दिखाई दे रही है, वो हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर सी में। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कह रहे हैं कि वो इंश्योर करें कि देयर इज़ एन इक्वल एलोकेशन ऑफ सच। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वलिटी की बात वहीं पे दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो, इन्फोर्स करे लॉ नहीं, किसके पास पावर है किसके पास नहीं, ये भी सही नहीं है। डी में ये कह रहे हैं कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है इसका। अब हम अगर अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 32। तो फिर से वो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बेस्ड है। एंड इसमें रॉल्स क्या कह रहे हैं हम ये देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इंक्लूडेड इन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ फेयरनेस। तो जॉन रॉल्स की थ्योरी है जो जस्टिस ऑफ फेयरनेस, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं कि ये ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ये एश्योर करना कि लोगों के पास इक्वल लिबर्टी हो, इंक्लूडिंग ये चीज़ को गारंटी करना कि उनके पास इक्वल राइट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। सही है ये, इस तरीके की बातें करते हैं वो इक्वलिटी की। प्रोवाइड अ रोबस्ट फॉर्म ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो। लिमिट इनइक्वालिटी टू दोज दैट बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड, ये भी सही है। देखो जब जॉन रॉल्स जो हैं अपने जस्टिस की बात करते हैं तो वो जस्टिस देने का एक तरीका बताते हैं, है ना, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो अब वो जब कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो हमें इस तरीके को अपनाना होगा। तो वो एक ऐसी इमेजिनरी चीज़ को इमेजिन करते हैं जहाँ वो कहते हैं कि सब लोगों पे क्या है, एक अज्ञानता का पर्दा है। और अगर मान लो उन्हें ये पता ना हो कि उनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन होने वाली है और उन्हें फिर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे कि हर किसी को बेनिफिट मिले, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो एडवांटेज वाली पोजीशन में आएंगे या डिसएडवांटेज वाली में। अगर इंसान को देखो पता होगा तो वो ऑब्वियसली अपना फ़ायदा चाहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि सब में क्या है, अज्ञानता का पर्दा है, उन्हें अपना नहीं पता है कि उनकी पोजीशन क्या है समाज में, वो अमीर होंगे, गरीब होंगे, या एडवांटेज वाली पोजीशन में होंगे, डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में होंगे। तो इस कारण वो कहते हैं कि जब ऐसी कंडीशन में लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो ये मेक श्योर करेंगे कि जो सबसे लीस्ट डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में है, उसको भी इतने रिसोर्सेज तो मिल जाएं कि बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी ना हो, है ना। तो इसलिए जॉन रॉल्स जो हैं हम उन्हें इगैलिटेरियन कहते हैं। वो जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस करके भी हमने सुना होगा। वो कहते हैं कि कोशिश करें हम कि जितना इक्वली हम रिसोर्सेज को बांट सकें। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में हमारे सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एरेंट से रिलेटेड है ये। और इसमें अब वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी बुक है जो हैना एरेंट ने नहीं लिखी है। तो देखो हमें एक चीज़, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने हैना एरेंट ने ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म तो लिखा है। रिच मैन इन जेरूसलम भी उन्होंने लिखा है। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी उन्होंने लिखी है। अब देखो हमारे पास ये डी ऑप्शन में एक किताब है जिसका नाम हमने इनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना है, हैना एरेंट की बात में आती है जब, क्योंकि ये उन्होंने नहीं लिखी है। ये एक हमारे अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं, रिक हॉफर। ये बुक रिक हॉफर की है, ना कि हैना एरेंट की। तो इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी जो किताब है वो हैना एरेंट ने लिखी है, नीचे वाली नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 34 को हम देखेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें वेरिएंट्स दिए हैं एक जगह पे मार्क्सिज्म के और दूसरी जगह पे सपोर्टर्स दिए हैं। अब हमें उन्हें मैच करना है। पहला हमारा देखो यहाँ पे दिया है कि ट्रॉट्स्कीज़म। अब हम इसको मैच करेंगे, सीधे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ही मैच कर लेते हैं लिखने के बजाय। तो देखो यहाँ तो नाम से ही हमें पता लग रहा है लियोन ट्रॉट्स्की जो है ये उससे रिलेटेड है ना। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, क्योंकि ये जो रशियन रिवॉल्यूशनरी है हमारा लियोन ट्रॉट्स्की, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम सेकंड चीज़ जो देखेंगे वो हमारा है यूरो कम्युनिज़म। तो यूरो कम्युनिज़म को अगर हम यहाँ पे मैच करें तो वो मैच होगा हमारा सैंटियागो से। यूरो कम्युनिज़म हमारा मैच होगा सैंटियागो से। इसके सपोर्टर ये हैं एंड ये स्पेनिश हमारे लीडर थे। इसके अलावा हम माओइज़्म करें तो देखो माओ तो हमें पता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो थे हमारे, है ना, माओ जेडोंग, तो उनसे रिलेटेड है। वेस्टर्न मार्क्सिज़म की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न मार्क्सिज़म ग्योग्री युकास। इसके अलावा वेस्टर्न मार्क्सिज़म में हम इवन
ग्रामशी भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इटालियन है ना। तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर अगर हम मिलाएं तो इस पूरे के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर वो बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 35 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेसिकली। इसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, फिर से बुक्स हैं एंड एडिटर या राइटर्स उनके दिए हैं, तो उन्हें मैच करना है। अब हम इसको मैच करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो हमारे यूटिलिटेरियनिज्म से रिलेटेड जो है हमारे वो J.S. मिल हैं, है ना। तो अब हम इसके बाद अगर देखें अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटेरियनिज्म जो हमारी बुक है वो किसने लिखी है, तो जो अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटेरियनिज्म है हमारी वो लिखी है टिम मुलगन ने। उसके बाद हमारी यूटिलिटेरियनिज्म एंड बियॉन्ड जो है ये हमारी लिखी है अमर्त्य सेन ने। उसके बाद डी ऑप्शन जो है हमारा वो लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म एंड अप्लाइड एथिक्स, तो ये हमारी मैटी हैवरी ने लिखी है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 36 को देखें कि क्वेश्चन नंबर 36 बेसिकली क्या कह रहा है, तो असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है ये, जयप्रकाश नारायण पे बेस्ड। तो असर्शन में कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन वाज लॉजिकल आउटकम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। तो हमें ये पता है कि जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया था, है ना। और ये असर्शन कह रहा है कि जो उनका टोटल रेवोल्यूशन था वो एक लॉजिकल आउटकम था डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का, है ना। टोटल रेवोल्यूशन इसको हिंदी में आपने संपूर्ण क्रांति के नाम से भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये कई बार क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति करके भी आता है। तो अब इसका असर्शन तो देखिए यहाँ पे सही है। अब देखते हैं रीज़न क्या है। रीज़न में यह है कि टोटल रेवोल्यूशन कॉल फॉर फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कंट्री। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टोटल रेवोल्यूशन जो है उसने फंडामेंटल रिफॉर्म्स की बात करी अलग अलग सेक्टर्स में, इलेक्टोरल सेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल। तो जो कंट्री में हमारे अलग अलग सिस्टम हैं उनमें उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, है ना। तो ये भी एकदम सही है, टोटल रेवोल्यूशन में ये बात हुई थी। अब देखते हैं कि टोटल रेवोल्यूशन था क्या और ये क्यों स्टार्ट हुआ था, है ना। देखो, जब बहुत करप्शन चल रहा था ना उस टाइम कंट्री में, तो इसके रिस्पॉन्स में जयप्रकाश नारायण जो हैं उन्होंने ये मास मूवमेंट स्टार्ट किया था। करप्शन एंड जो अथॉरिटेरियनिज्म स्टार्ट हो गया था हमारे देश में, हमारी डेमोक्रेसी में, उसको रोकने के लिए। तो इसमें वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स की बात करते थे अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे जो हमने यहाँ पे रीज़न में हमारे लिखे हैं इलेक्टोरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, है ना। तो ये इसलिए रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है। और अगर क्या कहते हैं इन चीज़ों में रिफॉर्म्स की बात हो तो ये तो डेमोक्रेटिक है ना, तो असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं और रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है वो लॉन्च किया था पेरियार ने, वो कब लॉन्च किया था, कौन से ईयर में। तो हमें ये पता है कि ये साउथ इंडियन लीडर थे पेरियार जो थे, है ना, पेरियार ईवी रामास्वामी। तो हमेशा ना इन्होंने कास्ट बेस्ड जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन रहा है, कास्ट बेस्ड हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट्स को लॉन्च किया है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है इसी का पार्ट रहा है एक। तो ये ना सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे एंड इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो जो नॉन ब्राह्मण्स लोग हैं ना, नॉन ब्राह्मण्स और तमिल हैं, तो उनको प्राउड फील करवाना था उनके द्रविडियन ट्रेडिशंस में, है ना। तो इसी कारण वो जो है ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनके
बीच में यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी पूरी सारी चीज़ों के लिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है लॉन्च किया था, और ये उन्होंने 1925 में लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। अगर हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, तो पहला है डेविड रिकार्डो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये डेविड रिकार्डो की ही बुक है, जिसको पब्लिश जो हुई थी 1817 में। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, जॉन एम केनीज की हमारी जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये ऑप्शन भी एकदम ठीक है, ये भी इनकी काफ़ी फेमस किताब है। एंड इसका अगर हम पब्लिकेशन की बात करें तो ये 1936 में पब्लिश हुई है। अब हमें थर्ड ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो है यहाँ पे कार्ल मार्क्स की जगह लेनिन होना चाहिए, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाता है, ये 1917 में पब्लिश हुई थी। तो नॉट करेक्टली कहा है, मतलब गलत पूछा है हमसे, तो ये आंसर हमें मिल चुका है, बट हम फिर भी देख रहे हैं डी ऑप्शन एक बार। रोज़ा लग्जमबर्ग की जो किताब है द ऑक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये भी एकदम सही है। 1913 में ये वर्क जो है इन्होंने पब्लिश किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा 39 क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें देखो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में सही है। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टेटमेंट हैं और हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ही माना जाता है। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड क्लासिकल इकोनॉमी का फादर कह सकते हैं हम उन्हें। एंड सेकंड है कि द स्कूल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमीज इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कीनीस एंड गैलब्रेथ। ये भी ठीक है कि जो स्कूल ऑफ हमारा वेलफेयर इकोनॉमी है वो इन दोनों के आइडियाज़ पे बेस्ड हैं, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि लिबरलिस्ट स्कूल हैज़ फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। जो हमारा लिबरल स्कूल था उन्होंने फोकस किया है स्टडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में। तो यहाँ पे गड़बड़ी है कुछ, क्योंकि यहाँ लिबरलिस्ट नहीं है। अगर यहाँ मार्क्सिस्ट दिया होता तो ये राइट आंसर हो जाता, बट यहाँ मार्क्सिस्ट ना देखे लिबरलिस्ट दिया है। तो हमें पता है कि 3 नहीं होगा, जिसमें भी 3 है वो हमारा नहीं होगा। देखो हम आंसर तक पहुंच गए हैं, बट फिर भी हम 4th देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने प्रपोज किया अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ प्रोडक्शन। एकदम ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये प्रपोज किया था एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल पे बेस्ड होगी। तो ये भी सही है हमारा। तो सही क्या क्या है, 1 है, 2 है एंड 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो अब हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो हैं वो उनको इंडिपेंडेंस मिली 1776 में। ठीक है, ये राइट ऑप्शन दिया है एकदम। एंड हम सेकंड वाला देखें तो जो है एंग्लो यूरोपियन ट्रीटी इन 1936 इनेबल्ड ब्रिटेन टू ऑक्यूपाई सुएज कैनाल। ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। 1936 में बेसिकली जो ये ट्रीटी के थ्रू है वो ब्रिटेन को अथॉरिटी मिल गई थी ऑक्यूपाई करने के लिए सुएज कैनाल को। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। चाइना ने ऑक्यूपाई किया कोरिया को 1905 में एंड एनेक्स्ड इन 1911।
नहीं, यहाँ देखो चाइना नहीं है, यहाँ जापान होना चाहिए था, है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि चाइना की जगह, मतलब जापान की जगह उन्होंने चाइना दिया हुआ है। अब हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। जापान ने ऑक्यूपाई किया फिलीपींस को 1898 में। नहीं, यहाँ पे भी जापान ना होके यूएस होना चाहिए था। यूएस ने ऑक्यूपाई किया था क्योंकि फिलीपींस को 1898 में, एंड 1946 तक उसको रखा था। तो ये भी हमारा उस हिसाब से गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं, तो केवल 1 और 2 हमारा जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं, एंड ये हमसे पूछ रहा है कि कैग के रिगार्डिंग जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनमें से क्या क्या करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है कि आर्टिकल 165 जो है वो हमें एक इंडिपेंडेंट ऑफिस देता है, कैग के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑफिस देता है जो कि हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमें एक, अगर हमें कैग का पता हो तो हमें एक गलती नोटिस होगी कि 165 की जगह 148 होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो अभी इसके अकॉर्डिंग ये गलत ऑप्शन है। अब हम नीचे के देख ले रहे हैं क्योंकि हमें मल्टीपल इनमें से चूज़ करना है कुछ, है ना। ये यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सेकंड है कि ये कैग जो है वो सारे एक्सपेंडिचर जो हैं कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड में उनको ऑडिट करते हैं, तो ये सही है ना। और देखो यहाँ पे ना केवल आर्टिकल गलत था, अदरवाइज़ ये चीज़ें सही दी हुई हैं इसमें, ऊपर ऑप्शन नंबर ए में भी। तो अब सी देखते हैं कि कैग जो है एक वो एजेंट है पार्लियामेंट का और कंडक्ट करता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। सही है ये भी, है ना, क्योंकि कैग का ये काम है। अब डी है कि कैग सबमिट करता है तीन ऑडिट रिपोर्ट्स को, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट इन पब्लिक अंडरटेकिंग टू द प्रेसिडेंट। ये भी एकदम सही है। तो हमारे सही आंसर हो जा रहे हैं बी, सी एंड डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है। यहाँ पे केवल आर्टिकल इन्होंने गलत दिया था ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ये गलत हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। अब स्टेटमेंट जो हैं ये हमारे को स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में है हमारा पहला स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो हमें ओके देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा कह रहा है कि द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ये हमारा एकदम सही स्टेटमेंट लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। तो क्योंकि वहाँ पे गवर्नर ही होता है उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक इंसान केवल एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का ही गवर्नर बन सकता है। नहीं, ये बात यहाँ पे गलत कही है। जिन्होंने कहा है कि वन स्टेट का ना, इसको अगर हम देखें तो जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक इंसान मोर देन वन स्टेट का स्टेट्स या यूटी का गवर्नर बन सकता है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये कह रहा है कि एक ही जगह के आप गवर्नर बन सकते हैं एक स्टेट या यूटी के, तो ये गलत है। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज हो गया है, एंड कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक स्टेट से या यूटी से ज़्यादा का गवर्नर बन सकता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है वो ओनली ए इज़ करेक्ट। जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं हमें वो बतानी है। एक एक करके हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, देखते हैं वो सही है गलत है। ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही है एकदम। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एनी टाइम,
हाँ एकदम सही है, क्योंकि वो लीडर हैं लोअर हाउस के, तो उन मतलब इस कैपेसिटी में बेसिकली वो रिकमेंड कर सकते हैं ये चीज़, तो ये भी ठीक है। वो चेयरमैन है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, ये एकदम सही है। वो इसके साथ साथ नीति आयोग के भी चेयरमैन हैं, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है जो उसके भी चेयरमैन हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब फोर्थ है हमारा कि उनका रेजिग्नेशन जो है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोलैप्स कर सकता है। तो हाँ, अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अगर वो रिज़ाइन कर दें तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे वो हेड ऑफ़ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। तो उनके रिज़ाइन करने से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से हमारे पास एक असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है जो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। असर्शन में ये कह रहे हैं कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कह रहे हैं। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली एक चार्टर ऑफ राइट्स था जो हमारे किंग जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने इशू किया था आई थिंक 1215 में, है ना। तो वो पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट है जो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो हमारा जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है कि वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है। तो हमारा असर्शन तो देखिए सही हो रहा है यहाँ पे। अब हम ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो स्टेटमेंट है रीज़न में वो सही है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है एब्सल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है। एब्सल्यूट होने का मतलब होता है कि फिर बेसिकली उन पे आप कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिफाइड होने का मतलब है कि हाँ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो सकती हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट भी तो ऐसे हैं ना कि इमरजेंसी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, तो इसलिए वो एब्सल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, क्योंकि स्टेट जो है वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये रीज़नेबल है या नहीं है। बट फिर भी ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एब्सल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड हैं, तो हमारा रीज़न भी ठीक है। अब देखो ये जो दोनों के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। इंडिविजुअली दोनों ही आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि पार्ट थर्ड को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट ना हो के क्वालिफाइड है, मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का। दोनों अलग अलग इंडिविजुअली ही करेक्ट हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी, दोनों स्टेटमेंट असर्शन एंड रीज़न जो है हमारे सही हैं, लेकिन रीज़न जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमने मैच करना है, प्रेसिडेंट की पावर हमें दी हुई है और हमें उसको मैच करना है कि क्या इसके साथ मैच होगा। ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहली पावर में हमें दिया हुआ है कि ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। तो ये कैसी पावर है हमारी? ये हमारी है एग्जीक्यूटिव पावर। सेकंड है कि नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। तो देखो ग्रांट की बात आ रही है, मतलब मनी है ना, पैसा, तो फाइनेंशियल पावर। अब हमारा जो नेक्स्ट है, ही डिसाइड ऑन क्वेश्चन एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो वो कैसी पावर हो जाएगी? वन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, है ना। एंड प्रेसिडेंट का हमने सुना होगा, उनके पास कई पावर हैं जिसमें वो पार्डन, रिप्राइव, ये सब जो हैं बेसिकली माफ़ी दे सकते हैं, है ना, लोगों को जिन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, या उनकी सज़ा कम कर सकते हैं, सज़ा का टाइप बदल सकते हैं, ये सब हमने सुना है ना। तो ये कैसी पावर है? ये जुडिशियल पावर है। तो इसके मैच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें नीचे 4 नाम दिए हैं और उसमें से कहा है कि इनमें से कौन जो है वो कभी भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कौन कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, हम वो देख लेते हैं। तो मनमोहन सिंह जो हैं हमारे, वो 1991 से 1996 तक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इंदिरा गांधी जो हैं हमारी, वो 1970 से लेके 1971 तक रही हैं। एन डी तिवारी जो हैं हमारे, वो 1988 से लेके 1989 तक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो हैं वो कभी भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो नहीं रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कई बार बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कई बार लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो लेकिन वो कभी भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें गवर्नर्स की लिस्ट दी हुई है एंड उसके साथ हमें मैच करना है कि कौन सा गवर्नर किस स्टेट से रिलेटेड है। अब ये लिस्ट बहुत अपडेटेड नहीं है, तो फिर भी हमें उस बेसिस पे करना है कि कौन से गवर्नर ऐसे हैं जो किस पर्टिकुलर स्टेट में थे। तो अगर हम वन बाय वन देखें तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। एंड इसके अलावा पुरोहित जी जो हैं, बनवारी लाल पुरोहित जो हमारे हैं, ये तमिलनाडु के गवर्नर रह चुके हैं एंड ये 2006-17 में अपॉइंट हुए थे। एंड जो हमारे कलराज मिश्रा जी हैं, ये राजस्थान से रिलेटेड हैं। आई थिंक ये 2019 में अपॉइंट हुए थे। एंड इसके अलावा हमारी जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। 2019 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। सिंस इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकल कुछ नहीं है तो आपको ये ऐसी चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, ऐसी फैक्चुअल चीज़ें। अब हमारा 48 क्वेश्चन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो हमारी है, CPI एंड CPIM, इससे रिलेटेड है। इनके बीच में एक स्प्लिट हुआ है, तो उस स्प्लिट का क्या रीज़न है बेसिकली वो पूछा गया है इसमें। तो चलो देखते हैं कि क्या कारण है उस स्प्लिट का। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, देखो CPI एंड CPIM में, तो उसका क्या रीज़न है एंड वो कब किस पर्टिकुलर ईयर में वो स्प्लिट हुई थी, ये देखते हैं। तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो डिवाइड होने के ना, बेसिकली होता क्या है कि आइडियोलॉजी होती है ना। तो इसमें भी यही सेम चीज़ हुई थी कि किस पॉलिटिकल लाइन को पार्टी फॉलो करना चाहती है, वो मेन कंसर्न था। तो जो लेफ्टिस्ट लोग थे ना, तो लेफ्टिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा कि वो प्रो चाइनीज़ होंगे। उनका जो स्टैंड था वो प्रो चाइनीज़ स्टैंड था। एंड जो राइटिस्ट थे वो कह रहे थे कि उनको सोवियत यूनियन वाली लाइन में जाना है ना। तो इस कारण क्या था कि उनके बीच में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी वो दोनों अलग अलग फॉलो करना चाह रहे थे। एंड ये जो स्प्लिट है वो काफ़ी डैमेज करता है कम्युनिस्ट मूवमेंट को। तो ये जो स्प्लिट हुआ था वो 1964 में हुआ है हमारा। तो इसमें जो बी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग और हमें बताना है कि कौन सी मतलब कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। नॉट करेक्ट बताना है हमने। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज चैम्पियन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन हमें गलत वाले बताने, ठीक है। तो हम सही गलत लगा ले रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड वो कह रहा है कि इन द पीरियड बिटवीन 1967 एंड 1971 संयुक्त विधायक दल कोएलिशन गवर्नमेंट वेयर फॉर्म्ड इन मैनी स्टेट। तो 1967 से 1971 के बीच में संयुक्त विधायक दल
कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेट्स में बनी थी। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी सेंटर पे, वो फर्स्ट टाइम चैलेंज की गई 1979 में, व्हेन द जनता कोएलिशन केम टू पावर, जब जनता की कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई। तो यहाँ पे ना 1979 की जगह 1977 होगा, तब ये सही होगा। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ईयर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि कोएलिशन गवर्नमेंट हैव बिकम रेगुलर एट द सेंटर आफ्टर 1980s। तो जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो काफ़ी रेगुलर हो गई थी सेंटर पे 1980s के बाद, ये कह रहे हैं। बट यहाँ पे अगेन इससे रिलेटेड गलती है, 1980s के बाद नहीं, 1990s के बाद। तो ये भी गलत है, तो हमें गलत देखना था। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारा गलत है। तो थर्ड एंड फोर्थ जहाँ पे है मतलब डी ऑप्शन में, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय यूपीए गवर्नमेंट इन 2006। अगेन यहाँ पे ईयर से रिलेटेड गलती है, 2006 में नहीं हुआ था ये, 2008 में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि इट सीक्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल सीट्स। ये 1/3 सीट रिजर्व करना चाहता है वुमेन्स के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो ये ठीक है, हमारा यही पर्पस है उसका रिजर्वेशन बिल का, कि 1/3 ऑफ द सीट जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगी लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। अब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, वो कह रहा है कि सिमिलर बिल्स पहले आए हैं ट्वाइस, मतलब 2 बार आ चुके हैं 1990s में, बट लैप्स हो गए वो। देखिए यहाँ पे हम इसको दोबारा से हमें गौर करना होगा क्योंकि एक माइनर मिस्टेक है। बिल्स आए हैं, लैप्स भी हुए हैं, बट 2 बार नहीं 3 बार हुए हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट इस कारण गलत हो जाएगा कि जो बिल लैप्स हुए हैं वो 2 बार नहीं 3 बार हुए हैं, क्योंकि जो लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई थी, है ना, इस कारण में। और चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि दिस रिजर्वेशन विल बी ऑपरेशनल फॉर 15 ईयर्स। तो ये जो रिजर्वेशन है वो 15 ईयर्स तक ऑपरेशनल रहेगा। तो हाँ, ये सही बात है। ऐसा ही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो चीज़ें दी जाती हैं, बट हाँ उसको दोबारा से अमेंड करके दोबारा से लागू कर दिया जाता है। इससे नॉर्मल रिजर्वेशन में भी ऐसा होता है ना, कि हम कहते हैं कि ये 10 साल के लिए है, फिर हम इसको दोबारा से और बढ़ा सकते हैं। तो उसी तरीके से ये भी है कि 15 साल के लिए है और एक बार में फिर उसको एक्सटेंड करने की बातें अलग हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारा कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो उस हिसाब से डी इज़ द राइट आंसर। तो अब आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो हमने अभी तक क्या है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमारा टारगेट है 2500 क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम से पहले। हम डेली जो है वो 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और इस तरीके से हम जो हमारा दिसंबर वाला अटैम्प्ट है 2025 का, उससे पहले 2500 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।